बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और महफूज हैं और आज के दिन का आगाज़ भी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के हवाले से, न्यूज़ कैफ़े के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमने दो हिस्सों में अपने प्रोग्राम को तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम नहायत ही अहम जो हमारे हालात हाज़िरा के हवाले से जो मौजूदा हालात हैं इन पे बात करेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया इस वक्त नुकसान उठा रही है, वहां पाकिस्तान को भी एक कड़े इम्तिहान का सामना है। कल पाकिस्तान में अभी तक के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। एक दिन में 5,834 के करीब मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, और जबकि पाकिस्तान में 104 के करीब हलाकतें भी हुई हैं। पूरी दुनिया में अभी तक 72 लाख के करीब लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4 लाख हो चुकी है। एक तरफ तो हर मुल्क को इस चैलेंज का सामना है, पाकिस्तान को भी है, मगर इसी के साथ साथ कुछ बजट के हवाले से जब ख़बरें हमें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, तो अब ज़रा और खौफ सा एक फैलता जा रहा है आवाम में कि एक तो वैसे ही मुआशी तौर पे इस कोरोना वायरस ने हमें हिला के रख दिया है, अब बजट जब आएगा तो अब क्या होगा। क्योंकि बजट से जिस हद तक हम लोग वाकिफ़ हैं वो ऐसे ही होता है कि जो महंगाई का पूरा एक आपको चार्ट दिया जाता है उसको बजट कहते हैं, आम आदमी कुछ इस तरह समझता है। खैर, क्या हक़ाइक़ हैं। कल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो मशीर ख़ज़ाना है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने कल कुछ अदाद व शुमार पेश किए हैं, इकनॉमिक सर्वे पेश किया है, उस हवाले से बात करेंगे आज प्रोग्राम में। और आज क्या बजट पेश किया जाएगा इस हवाले से बात होगी, और किन एरियाज़ पे ख़ुसूसी तौर पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए उस हवाले से भी बात करेंगे। अखबार आपको मैं बताता हूँ कि आज की जो सुर्खियाँ हैं वो क्या कहती हैं जनाब। कोरोना वायरस के असरात का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं, जीडीपी को 3,000 अरब रुपए नुकसान हुआ, टैक्स वसूली कम रही। ठीक है, ये पहली जो सबसे बड़ी शाह सुर्खी है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। मुआशी शरह नमू मनफी 0.4% रही, ये कहते हैं मशीर ख़ज़ाना। और इसी के साथ एक और ख़बर है, 7,600 अरब रुपए हुजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा, 3,400 अरब का खसारा शामिल। तो फिर इस दफ़ा घाटे में रहे हम। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मुबश्शिर मीर साहब हैं, जो कि सदर हैं कराची एडिटर्स क्लब के, एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है माशाल्लाह। आप बजट के नाम पे खुश हो रहे हैं आज। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुशी जो है, बाकी जो गम है आपने अंदर छुपा ली है, बस ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है कल, जो अदाद शुमार पेश किए हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने, इस इदाद शुमार के बारे में क्या राय है आपकी? उन्होंने गम छुपाए नहीं है, उन्होंने गम बयान कर दिया। अल्लाह। देखें, एक चीज़ है कि बजट क्या होता है और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। बजट ये होता है कि हम अपने कौम को बताते हैं, गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट, फिर इसी तरह सूबाई गवर्नमेंट्स, इसी तरह अगर लोकल गवर्नमेंट्स हों तो वो एक तखमीना होता है कि इस साल हम तवक्को है कि इतना कमाएंगे और तवक्को है कि इतना खर्च करेंगे। और अगर हमारी कमाई जो है वो ज़्यादा है और हमारा खर्च कम है तो वो सरप्लस का बजट होता है कि हमारे पास पैसे बच रहे हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है वैसे कभी? सूबों में हुआ है, पहले कभी पुराना हुआ वो मेरे इल्म में कोई आ नहीं रहा, कोई ईयर नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान के हालात किसी ज़माने में बहुत अच्छे भी होते थे। अच्छा, हाँ, तो लेकिन ये कि सरप्लस के बजट जो हैं वो प्रोविंसेस के रहे हैं। फिर बाद में कुछ हुकूमतों ने इतना खर्च किया कि वो खसारे के बजट हो गए। तो खसारे का क्या होता है कि भाई जिस वक्त आप कमाई कम कर रहे हैं और ख़र्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो खसारे का बजट है। अब वो खसारा जो आपको हो रहा है, आपने वो बताना है कौम को, ये मैं खसारा कहाँ से पूरा कर रहा हूँ। ये हम कर्ज़ा ले रहे हैं, अपने मुल्क से कर्ज़ा ले रहे हैं, अपने बैंकों से ले रहे हैं, दुनिया के डोनर एजेंसियाँ जो हैं जो कर्ज़े भी देती हैं
उनसे ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से ला रहे हैं, एक चीज़ ये होती है। जैसे एक घर का बजट बनता है, एक महीने का बजट के एक 50,000 रुपये हमारा बजट था और हमने 70,000 रुपये और उधार लेके इस महीने पूरा गुजारा किया, हम 70,000 खजारे में हैं। ये ऐसी बात है हाँ ये अच्छा। फिर दूसरी एक और बात है, सम टाइम क्या हमारे साथ तो बहुत दफ़ा हो चुका है ना कि हमारे पास कर्ज देने के भी पैसे नहीं थे। और बाज़ दफ़ा कर्ज क्या, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है उसके भी पैसे नहीं थे, फिर हमने वो देने के लिए कर्ज लिया। ओके। और फिर वो कर्ज दिया कि भाई वो कर्ज जो था, अच्छा सम टाइम क्या होता है कि अच्छा जी कि ये कर्ज जो लिया था ये महंगा लिया हुआ है, इस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और इसको देना भी है, ज़ाहिर है, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी, आपकी वो क्रेडिट लाइन जो है वो टूट जाएगी, दुनिया आपको जो है डिफ़ाल्टर में शुमार करेगी कि आप तो पैसे ही नहीं दे पाते। फिर आप बात करते हैं किसी और इदारे से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और आप कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा कर्जा दे दो, या आपकी निगोशिएशन हो जाती है जो कम रेट पे है और सॉफ्ट है, ठीक है, मसलन सॉफ्ट है कि ज़्यादा अरसा आपको उसमें से गुंजाइश मिल रही है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे हम लोग कर्जे लेते रहते हैं। जी हाँ। हाँ। तो वो क्या है कि जो है ना, वो ऐसी ही इकोनॉमी तो ऐसी ही चलती है ना, तो वो क्या है कि वो आपको जो सॉफ्ट लोन मिलता है तो आप अपना मुश्किल वाला कर्जा दे देते हैं और सॉफ्ट वाला जो है वो अपना लेते हैं। तो आप कहते हैं अच्छा ये पैसे तो 10.5 देने थे, ये बला तो टली, लेकिन ये अब हमने 10 साल में देना है, ये स्लो स्लो देंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि मसलन हम कर्जा प्रोडक्टिवली लें, प्रोडक्शन के लिए लें या खाने पीने के लिए लें, ये अहम है। मसलन मैं क्रेडिट कार्ड जाके रोटी खा के आ जाऊँ, ठीक है, तो वो तो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस कर्जे से कोई चीज़ प्रोड्यूस करूं जिससे कमा लूं, तो इसका मतलब है मैंने कर्जा जो लिया उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने आगे उससे एक चीज़ बनाई जो बेची, प्रॉफिट भी लिया, कर्जा भी उतारा। बिल्कुल सही। ये कर्जा जो है ये कर्जों की नोयत है वो आपने हमें बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। अभी हमने बात करनी है कि इस कोरोना वायरस के दौर में जहां सभी ममालिक की कमर टूटी है मुआशी तौर पे, पाकिस्तान वैसे ही खसारे में रहता है हर साल जब बजट पेश किया जाता है। तो इस दफ़ा हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या एक शक है, इस बारे में बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ सदर कराची एडिटर्स क्लब जनाब मुबशर मीर साहब मौजूद हैं, जिनसे हम कल पेश किए जाने वाले इकोनॉमिक सर्वे और आज पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जी, वक्फे से पहले जिस सवाल के साथ हम वक्फे से गए थे, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ कोरोना वायरस ने दुनिया में हर मुल्क की जो मुआशी तौर पे उसकी कमर को तोड़ के रख दिया है, वहाँ पाकिस्तान को भी अच्छा खासा इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। हम जब भी बजट की बात करते हैं, गुज़श्ता जितने भी बजट्स आए हैं हमने जो देखे हैं उसमें एक खसारे को सामने रखते हुए बजट पेश किया गया। देखो ये एफ रैत की इतना नुकसान हो गया। तो इस दफ़ा तो कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से तो वाकई ही सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारी हालत क्या हुई होगी, क्या है, और आगे इससे निपटने का क्या कोई हमारे पास रास्ता मौजूद है इस बजट में? अच्छा फ़हीम, एक चीज़ तो ये है कि देखें, डिज़ास्टर जो भी कोई ऐसा आ जाए किसी भी कौम में या ओवरऑल किसी सोसाइटी में, तो उसके जो है ना वो प्लान होते हैं। मैं एक चीज़ बताऊं कि देखें, इस वायरस का तो हमें नहीं पता था कि ये कोई ऐसा हो जाएगा, अनहोनी चीज़ हुई है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि हिस्ट्री ये हमें बताती है कि दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कोई ना कोई ऐसा डिज़ास्टर जो है वो आ सकता है कि जो आपकी इकोनॉमी को, आपकी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दे। ठीक है। अच्छा, हम अपनी पाकिस्तान में देखें तो जैसे सैलाब आते हैं, फ्लड्स, ठीक है, हमें पता है कि 4, 5, 6 साल के बाद हमारे पास एक बड़ा फ्लड आ जाता है, और कुछ फ्लड हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद जब 2005 का ज़लज़ला आया था, जी हाँ, तो उसके बाद हमने सीरियसली इन चीज़ों पे काम किया था और हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बाकायदा एक शोबा बनाया, इदारा भी बनाया,
कि जी ये तो हमारी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और माजी में ना 2-3 चीज़ें होती थी जो मुसलसल जारी होती थी कि किसी किस्म की ऐसी चीज़ों अनहोनी सूरत में हमारे पास लोग भी तैयार होने चाहिए और हमारे पास बजट्स भी होने चाहिए। जैसे शहरी दिफा का महकमा भी होता था, अचानक जी वो कोई मसला हो जाए, स्काउट्स होते थे, इस तरह की गर्ल गाइड्स होती थी, ये सारा चीज़ होता कि कौम भी तैयार है और सारी चीज़ों से निपटने के लिए, और ये ट्रेनिंग भी होती। हमने भी स्काउटिंग की थी। सही है। अच्छा, अब क्या हो गया कि जब हमने ज़ल्ज़ले से गुजरे तो हमने वो इदारा तो बना दिया, लेकिन जिस तरह हम वैसे इदारे बनाते हैं हमने वैसे ही इदारा बना दिए। तो हमने ये नहीं देखा कि कौन कौन सी आफात जो हैं उनसे हम कैसे कैसे निपट सकते हैं। इस वक्त 2 हफ्ते हैं हमारे पास प्रॉपर, एक टिड्डी दल जी हाँ, और एक ये कोरोना वायरस, और सैलाब भी सुना है कि आने वाला है। वो मैं क्या बताने लगा। तीसरी चीज़ सैलाब के बारे में। अब देखें, सैलाब के बारे में तो हमें थोड़ा सा वैसे ही अक्ल से काम लेना चाहिए कि हमें पता चल जाता है जब हमारे पहाड़ों पे बारिशें हो रही होती हैं और किस अंदाज की वहाँ गर्मी पड़ रही है, और उसको सैलाबी सूरत बनने में, मैदानी इलाकों में आने में पानी को कितना वक्त लगता है उसका भी हमें अंदाज़ा है, और कितनी शिद्दत से आ सकता है, किन किन दरियाओं में आ सकता है उसका भी अंदाज़ा। लेकिन क्या है कि हमारी वो प्लानिंग बड़ी कमज़ोर है। मैं आपको टिड्डी दल का बता देता हूँ, मैंने खुद जनवरी में सिंध के बालाई इलाकों में टिड्डी दल देखा। अच्छा, वहाँ से मैं बाई रोड गुजरा हूँ, तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में ये यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था। और वही टिड्डी दल जो है, कब की बात कर रहे हैं? जनवरी, इस साल जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक के में टिड्डी दल सिंध में घूम रहा था। जब कराची में भी हमने देखे। हाँ, कराची में भी देखे। अच्छा, अब आप देखें फरवरी में हमारा मेरे इल्म में है कि जो कराची में चाइनीज़ कौंसलेट हैं, ली पी चान, उन्होंने आके इस चीज़ को एड्रेस किया और सिंध गवर्नमेंट को अपना ताउन पेश किया। वो खुद अपनी उन्होंने टीम भी बुलाई और वो अपने मुल्क से लोग जो उनके आए एक्सपर्ट्स, उनको लेके वो सिंध के उन अजला में भी गए और बलूचिस्तान में भी गए। उस वक्त टिड्डी दल यहाँ था, लेकिन उसके बाद से आप देखें कि टिड्डी दल इतना पूरे मुल्क में फैल गया। तो हमने क्या किया, आफत आई हुई थी, जनवरी में भी हम देख रहे थे, अब जून में हम शोर मचा रहे हैं। तो क्या है कि जो पानी नाक से ऊपर नहीं गया था असल में। बस ये हमारी एक चीज़ है कि देखें, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें ये है कि जी कौन कौन सी डिज़ास्टर हो सकते हैं। हाँ। मसलन वबाई भी हो सकता है, ये भी होता है, या कोई और अनहोनी हो सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं। तो लिहाजा उसका जो प्लान होता है वो इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये तो एक बात होगी। अब ये कि ये हो गया, अब ये कि ये चीज़ आ गई और हमने ये पूरी दुनिया में आ गई और इतनी शिद्दत से आ गई कि उसने दुनिया भर की इकोनॉमी को झंझोड़ दिया। कई बिजनेसेस जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसके साथ कई बिजनेस जो हैं वो चल भी पड़े हैं, नए बिजनेसेस आ गए हैं। तो हमें जो है, हमारे पास तो ऐसी कोई ट्रेनिंग्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ये हुआ है कि हमारे जो साढ़े 10 चीज़ें हो सकती थी वो क्या हुआ है कि ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो उनकी सेल बढ़ गई है और मोबाइल्स का काम बढ़ गया है। सेहत के शोबे में कुछ सेहत नई के शोबे में आ गई हैं, लोगों ने उधर ज़रा हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ा सा लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो न्यू सिनेरियो में जो फौरी चीज़ें हमने सीखी हैं वो ये सीखी हैं, लेकिन जो रवायती बिजनेसेस चल रहे थे वो हमारे डिस्टर्ब हैं, जिनकी बुनियाद पे हमारे इकोनॉमिक सर्वे आज बता रहा है कि जिनकी बुनियाद पे हम समझ रहे थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो फूड की इंडस्ट्री है, टूरिज्म का है, होटल इंडस्ट्री है, बाकी टेक्सटाइल की है, जब फैक्ट्रियां बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, इवन कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन का तो अभी तवक्को की जा रही है कि वो हो जाएगा, जो गवर्नमेंट ने आज जो है वो प्लान दे रही है। तो हाँ, तो वो क्या है कि वो चीज़ें उनकी बुनियाद पे हम चल रहे थे, वो तो 4-5 महीने से डिस्टर्ब होगी, तो लिहाजा उस साइड ने तो हमें जो है वो कर दिया। अब यह है कि जो ये बजट है, जो गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि ये बजट हम कोरोना बजट होगा। इट मीन्स के यानी कि जो कोरोना से मुतासर होने के बाद की जो सूरत हाल होगी, कि इसमें एक चीज़ समझ आती थी कि इसमें रिलीफ बहुत होगा कि भाई, क्योंकि लोगों के साथ जो है वो जिस तरह की सिचुएशन हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं। देखिए, वो तो हमेशा से रिलीफ होता ही है कि बजट जो है वो बड़ा आवाम को रिलीफ, ऐलान ज्यादा होता है, रिलीफ आवाम दोस्त, कैसा खूबसूरत लफ्ज है। ये बात सही है। कॉलर है, जरा फिर यहीं से शुरू करेंगे, शामिल कर लेते हैं, काफी देर से होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम अब्बास साहब, कैसे? याहिया अर्ज कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। याहिया भाई, आपकी तबीयत ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यकीन करें सुबह आज मैंने आपके प्रोग्राम शुरू होने से 10 मिनट पहले मीर साहब को याद किया, क्योंकि ये वाह। मेरी इनकी बड़ी गुफ्तगू होती। मीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हजूर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। फहीम भाई, मीर साहब के लिए मैं ये कहूंगा कि मीर साहब जो है ना बहुत दर्द दिल रखने वाले आदमी जी हैं, हाँ, और जी हाँ, जो बात करते हैं बड़ी माशाल्लाह। सच्ची करते हैं, और जो तबसरा निगार है वो अगर बायस्ड हो जाए ना तो फिर तबसरा अच्छा नहीं होता। बड़ी मेहरबानी। मैं फहीम भाई एक बात अर्ज कर रहा हूँ, कहते हैं कि क्या गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। बजट पे बात करने से पहले मैं कहूंगा कि 50 करोड़ घर, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, माशाल्लाह डॉलरों की बारिश। वाह। यहाँ तो लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि भाई आपकी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट आपकी कंट्रोल से ज्यादा बिक रही। 10 दिन में अरबों रुपए इन्होंने कमा लिए हैं, अब 3 दिन बाद कहते हैं कि कंट्रोल करेंगे। तो ये कौन चांस दे रहा है इनको कमाने का? अब आप देखें ना, आपके क्या प्लानिंग है? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आपकी इकोनॉमिक टीम क्या है? इतने बड़े 53 बंदों की कैबिनेट है। इमरान खान कहते थे, इमरान साहब कहते थे 15 आदमी की मैं कैबिनेट बनाऊंगा। ये हामिद मीर के प्रोग्राम में देख लीजिएगा, इतने लोग रखे हुए। 53 लोगों में कौन है फहीम भाई? कैसे पॉलिसी बनेगी? वही लोग हैं जिनको आप कहते थे ये दुश्मन है, और वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी है, वही लोग हैं जो उनके निकाले हुए लोग हैं जो दोबारा आके बैठे हैं, वही लोग हैं जो हमेशा मफाद परस्ती में, चीनी माफिया, आटा माफिया, सारे तो आपके साथ बैठे हैं। आप किसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आप किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि जब आपको पता है कि जैसे इन्होंने कहा कि जब फोर्सिबल चीजें होती है ना, कोरोना तो अभी आया है, इससे पहले इनकी इकोनॉमी क्या थी? आप यकीन करें, मैं तो हम लोग कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन जाहिर है शायद सिद्दीकी को सुनते हैं और दूसरे लोगों को सुनते हैं, तो पता चलता है कि जो छोटी सच्ची फिगरें बता रहे हैं ये तो बिल्कुल फेक फिगर्स हैं। और अगर आप देखें कि हमने जो कर्जे लिए हैं, नवाज शरीफ को गालियां देते हैं, जरदारी को गालियां देते हैं, इस 2 साल के कर्जों की मीर साहब को पोजीशन पता होगी कितनी ली है? देखें, बात यह कि जब आपके पास इतना अल्लाह ने रिसोर्स दिया, आप खुद कहते थे कि ये इतना रिच कंट्री है, हमें किसी से इमदाद 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। जब आप इतनी इमदाद लेंगे, इतने कर्जे लेंगे, तो आप कहां से देंगे? अच्छा, दूसरी बात यह कि सारे मुल्क को आपने भिखारी बना दिया, सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद है। यकीन करें, सिर्फ मैं नाम नहीं लेना चाहता, फैसलाबाद की फैक्ट्री जो मेरे दोस्त की फैक्ट्री, 1600 आदमी उसने निकाले। कराची में कम से कम ये बंद, और एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान आने वाला, रेमिटेंसेस रुक गई है, क्योंकि जब वो लोग गल्फ से, दुबई से, सऊदी अरब से वापस आएंगे तो उनको अकोमोडेट कहाँ करेंगे आप? उनकी तो इनकम रुक गई ना। आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। देखिए, सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान के पास फर्टाइल लैंड है, पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी पोर्ट्स हैं, 2 नेचुरल पोर्ट्स हैं। अभी भी मैं कहता हूँ, अगर खुदा की कसम सिंसेरिटी हो ना, तो हम इससे 1-1.5 साल के अंदर बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब तक आप मफाद परस्ती में पड़े रहेंगे और झूठ के पलंदे पे पड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जहाँ पे हम एक आम इंसान जिन इदारों में सोचता है ना कि यहाँ से हम बिज़नेस कर सकते हैं, ये देखिए हम कितने ब्लेस्ड हैं, और ऐसी काबिलियत सामने आती है कि उधर से ही हमें नुकसान, खसारा जो है ना सुना दिया जा रहा होता है कि ये देखिए यहाँ इतने हज़ार खसारा हो गया, इतने हज़ार अरब का। खैर, इन्होंने भी वही बात की जो आप कर रहे थे, मनसूबा बंदी का फुकदान। इन सारे मसाइल का हमें अंदाज़ा है, ये कोई नए नहीं है हमारे लिए, हमेशा से चलते आ रहे हैं, और उस हवाले से लोग भी तयन किए गए हैं। वो लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वो ख़ुद अपने हाथों से एक टीम भी बनाई हुई है सारी, मगर वो रिज़ल्ट्स नहीं आ पा रहे। जिस तरह इन्होंने कहा 50 लाख घरों वाला, 1 करोड़ नौकरियों वाला, डॉलरों की बारिशों वाला, लोग बाहर से आके काम करें, ये वो सारी बातें हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो इन्होंने अवाम को कही हैं, और अवाम को वो सारी बातें याद हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को याद हैं या नहीं है, मगर अवाम को सब याद है। तो थोड़ा सा इस तरह भी काम अच्छा होना अच्छा चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो एज ए इकनॉमिक स्टूडेंट हम जिन असातिज़ा से पढ़ते थे, तो वो कुछ चीज़ों के ऊपर जो क्रिटिकल नज़र रखते थे, तो वो कहते जी पाकिस्तान के जो पहले शुरू में पाकिस्तान के 5 साला मंसूबे बनते थे, ठीक है, आप उसकी हिस्ट्री आप पढ़ लें, तो जो 60s का 5 साला मंसूबा था वो कामयाब हुआ था, उसने अपने टारगेट्स पूरे किए थे, ठीक है, और वो इतना, यानी कि दुनिया में पाकिस्तान की धूम मची थी, और दुनिया के लोग पाकिस्तान को देखने आए थे कि ये मुल्क तरक्की कैसे कर रहा है। मैं एक दफ़ा थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे हमारी जिन दोस्तों से मुलाकातें हुई, उन्होंने बताया कि जी ये कुछ किताबें भी थीं उस हवाले से कि जो थाईलैंड के किंग थे, जो इस किंग से पहले थे, वो बड़ा अरसा किंग रहे हैं, 60 साल से ज़्यादा शायद उनका जो है वो टेन्योर है। तो उन्होंने उस ज़माने में पाकिस्तान में आके 13 दिन गुजारे, और आके ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे, वो आके विज़िट किए कि आप लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं। दुनिया हमारी तरक्की को देखने आती थी, कोरिया, ये पूरा फार ईस्ट के कंट्रीज़, कि आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं।
तो उसका 5 साला मंसूबे ने अपने पूरे टारगेट्स हदफ जो थे मुकम्मल किए थे। उसके बाद पाकिस्तान में 20 साला मंसूबा बनाया गया था, लेकिन फिर 65 की वॉर हुई, 71 का अरसा हुआ। अब क्या है फ़हीम, अब क्या है कि हम एक एक साल की बात कर रहे हैं। कौमों की ज़िंदगी में एक साल की कोई वैल्यू नहीं है। आपको मंसूबा जो आपका विजन है ना, आप देखें हम बना तो देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। मैं अभी एक बात करूंगा कि मलेशिया के महातिर साहब जो हैं उन्होंने 2020 प्रोजेक्ट्स बनाया था कि वी आर लुकिंग 2020, कि 2020 तक जो अब 2020 चाह रहे हैं, उन्होंने पहले कई साल पहले बनाया था कि जी हम 2020 में ये हदफ हासिल करेंगे फलां चीज़ों में, ठीक है। इसी तरह कुछ हदफ हैं जो हमें ग्लोबल गवर्नेंस से मिलते हैं, जैसे मिलेनियम टारगेट्स आए थे, मिलेनियम गोल्स, क्या जी 2015 तक आपको क्या क्या करना है, एजुकेशन कितनी करनी, हमने कोई नहीं पूरे किए। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मैं आपको एक टाइम कम हो रहा है, मैं चाह रहा हूं सिर्फ 2 मिनट कि जो मंसूबाबंदी है ना, वो एक एक साल के साथ नहीं चल सकेगी, उसे 5 साल आपको कम से कम जो है ना, जैसे ये गवर्नमेंट आई थी तो इसके पास 5 साल थे, तो इन्हें 5 साल की मंसूबाबंदी करके हमें बताना चाहिए था कि हमने 5 सालों में इस तरह करना है। अनाउंसमेंट तो कर दी कि बस 1 करोड़ नौकरियों की बात हुई या 50 लाख घरों की बात हुई, लेकिन यह है कि हमने ये इसको हदफ को हासिल कैसे करना है, 1 साल में क्या होना है, ये होना है, ये होना है, और 5 साल हमारे पास टेन्योर है, हम 5 साल में ये चीज़ें करके जाएंगे, और वो चीज़ नहीं हो रही। सही। अच्छा देखें, अभी आज बजट पेश किया जाएगा, ठीक है, इस बजट में भी मतलब कोई आपको लगता है कि ये अपने हदफ पूरे कर लेगा और वो सारे खसारे जो हुए हैं उनको कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेगा? क्या होगा इस बजट? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह आप देखें हमारी पोजीशन क्या हो गई है इस वक्त। जब असाक डार साहब बजट पेश कर रहे थे तो हम तकरीबन 1400-1500 अरब रुपया अपना टैक्स जो हमने कर्जे लिए हुए हैं उसकी मद में देते थे। आज बजट में जो तखमीना आ रहा है वो 3200 अरब रुपए से ज़्यादा हमने इस साल में हमने अपने इंटरेस्ट और कर्जों की वापसी में देना है। डबल पे हम चले गए हैं इतने कम अरसे में। और आमदन क्या है? आमदन का तखमीना लगाया जा रहा है कि हम जो है हो सकता है कि तकरीबन 4000 अरब के करीब जमा कर लें, ठीक है। और 4000 जो हाँ देखें इसका मतलब है नुकसान हुआ जो वो देखें जितना हम कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें से तकरीबन 80% के करीब जो है वो हमने कर्जों की अदायगी में देना है। ओके, कर्ज की मैं ही चलेगी। जी जी जी, सही है, ठीक है, सही है। तो उसके बाद हमने जो काम करने हैं उसके लिए हमें फिर कर्जे चाहिए। जो काम करने हैं, हमने तरक्याती काम करना है उसके लिए कर्जे चाहिए, और तरक्याती कामों के लिए बहुत कम पैसे रखेंगे। देखें ये चीज़ जो है ना, ये इस तरह के फार्मूले के साथ तो मुल्क का जो है वो आगे बढ़ने के बहुत कम इम्कानात हो जाते हैं। हमारे पास जो है जो अपने वसाइल हैं उनको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो हमारी चीज़ें जो है जो अनटैप्ड हमारे रिजर्व हैं उनको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अब ये है कि हम सिर्फ पैसा जमा करने वाली बात कर रहे हैं, कर्जे कहाँ से लेंगे वो कर रहे हैं, और आधे से क्या 80% जो है वो हम कर्जों बाकी उनकी किस्तें लौटाने की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ और है कि मसलन हमारे जो जो आपने एक शुरू में बात की थी कि हमें करना क्या चाहिए, तो मैं फाइनली ये बात करूँ कि मसलन हमें जो हमारे इंतज़ामी अखराजात हैं और जो गवर्नेंस के अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें अरकान असम्बली भी डाल लें, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी हर तरह की डाल लें, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी डाल लें, उनकी मरात डाल लें, तो आप अपने सर को पकड़ लें कि ये जो मुल्क है जिसको इतना कर्जे उठाए हुए है और इतनी उसकी आगे इंटरेस्ट दे रहा है, उसके जो अपना वापसी के लिए इस तरह की सिचुएशन है, जमा करना मुश्किल है, कोरोना की सूरत हाल है, उसके जो बड़े बने हुए हैं जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं वो इतनी अपने लिए मराहत रखते हैं। ठीक सर, वो आप 100% सही कह रहे हैं कि गरीब मुल्क के जो इस तरह के जो अफसरान हैं, जो आला शख्सियात हैं, उनके पास इतनी मराहत नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ बहुत थोड़ा सा टाइम है। मुझे ये बताइए कि ये जो करप्शन माफिया है जो हर चीज़ में घुस के कारोबार कर जाता है इतनी दीदा दिलेरी के साथ, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, इस हवाले से भी कोई मनसूबाबंदी वगैरह होती है? इस हवाले से मनसूबाबंदी नहीं हो सकती। उसकी वजह है कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता है और वो उसको सपोर्ट करते हैं।
जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग आपके इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिवाय दुआ के और कोई हल नहीं हमारे पास। दुआएं तो हमने हमेशा करनी है, वो करते रहेंगे। हो सकता है दुआओं के नतीजे में कुछ हो जाएगा, वो तो करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई हल नहीं और कोई नहीं। उसके अलावा एक हल है, उसके अलावा हल है कि देखिए दुनिया में जिन सोसाइटीज़ में बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स हुई हैं उनकी सोसाइटी ने खुद जो है ना स्ट्रगल बहुत की है। हमारी आवाम जो है उसको अपने आप को इतना जो जगाना पड़ेगा, इतना जगाना पड़ेगा कि मसलन चीज़ें कुछ ना कुछ वो अपने मुताबिक कराने में प्रेशर बिल्ड करके हो जाए। अदरवाइज़ जो हमारे सामने जो हमारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसके अंदर जो लोग फिट हो गए हुए हैं, मुझे आप बता दें, मैं आपको सारे लंबे लंबे दावे छोड़ दें, सिर्फ ये कराची के अंदर कोई हुकूमत पानी सही करके दे सकती है? हम तो आप भी इस शहर में रहते हैं, मैं भी बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और हम इतने सालों से यानी पानी तो है कराची में, ऐसी बात नहीं है। वो हम पैसे देते हैं तो पानी आ जाता है। हाँ। मगर जो बुनियादी जरूरत है हमारी उस तरह नहीं पहुंचता। मैं कहता हूँ एक ही चीज बुनियादी जो बहुत ही जरूरी है, जिसके बगैर सारी चीजें हिल जाती, जिंदगी नामुमकिन है। नामुमकिन है, ठीक है ना। पानी जाना हो वहां से लोग कूच कर जाते हैं, ठीक है। तो पानी क्या एक बड़ा चैलेंज है। सिंध गवर्नमेंट उठा ले इस चैलेंज को, फेडरल उठा ले, KMC उठा ले, कोई भी हो। मैं कहता हूं जो कराची के पानी को अगर जिस हुकूमत ने ठीक कर दिया, हम उसे वोट देंगे, हम उसे वोट देंगे। थैंक यू सो मच मुबशर साहब, बड़ी आपने तफसील से बड़ी आसान अल्फाज में जो है ना हमें बजट के हवाले से मालूमात फराहम की हैं। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, चेयरमैन सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट। इनसे इस्तिखारा और रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।